सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल और क्लासिकल और अप्रियोरी बोल सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने मतलब अभी तक कई सारी प्रोबेबिलिटी देखी होगी कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन सब में मतलब हम काफी टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए, या फिर इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। राइट, तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी? राइट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैथमेटिकल को हम क्लासिकल भी बोल सकते हैं, अप्रियोरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो ही टर्म मेनली यूज करते हैं, एक मैथमेटिकल बोल सकते हैं या फिर क्लासिकल बोल सकते हैं। ये वर्ड जो हमारे इतने यूज में नहीं है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो। ठीक है, तो ये एक बार देखते हैं आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में इसकी लिमिट्स और इसकी डेफिनेशन और मतलब इसके जो रिमार्क्स वगैरह गिवन है बुक में, वो सब देखते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो गाइस इसकी देखते हैं आप डेफिनेशन, मैथमेटिकल या फिर क्लासिकल हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपी मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्ससी मतलब एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मान रहे हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायल का या फिर हम ट्रायल बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है हमारे पास? इन एन एग्जॉस्टिव, और हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब हमने देखा था कि टोटल पॉसिबल जो केसेस होते हैं मेरे पास, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो मेरे पास निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने किससे डिनोट करा है? एन से। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? एन इक्वली लाइकली आउटकम्स और केसेस, और ये हमारा जो एन है वो क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली आउटकम्स, देन आउट ऑफ विच एम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे n तो मेरे पास हो गई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट, बट उसमें से जो मेरे पास निकल रहे हैं केसेस निकल के एक्सपेरिमेंट करके, किसके रिगार्डिंग? फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब कि जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, डाइस हम जब थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो फेवरेबल केसेस हम निकालेंगे ओड नंबर्स का, या फिर हम इवन नंबर्स हम बोल सकते हैं। जैसे ओड नंबर वहां पे 3 होते हैं और इवन भी हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं वहां पे? 6। तो उस केस में मेरे पास जो n हो गया वो कितना हो गया? 6, राइट, और जो m हो गया वो कितना हो गया? 3, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, देन द, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं ऑफ एन इवेंट e, मतलब इवेंट को हमने e से डिनोट कर दिया। देन द प्रोबेबिलिटी p, प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल p से, ऑफ अकरेंस और हैपनिंग, ठीक है, ऑफ e यूजुअली डिनोटेड बाय p ऑफ e। ठीक है, तो p ऑफ e का मतलब क्या? मतलब कैसे डिनोट कर रहे हैं? p ऑफ e से, p इज द प्रोबेबिलिटी, a इज द इवेंट। ओके, इज गिवन बाय p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e, मतलब p ऑफ e। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फॉर्मूला मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब अगर मैं इस एग्जांपल से समझूं, डाइस वाले से एग्जांपल ले, तो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस थे वो कितने थे मेरे पास? 3। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m/n दैट इज 3/6। ठीक है, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास m/n भी हम बोल सकते हैं इसे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मतलब एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, और जो ये मैथमेटिकल या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, किसने डिफाइन करी थी? सबसे पहले जेम्स बर्नौली ने। ठीक है, जो जिसने मतलब जो फर्स्ट ऑथर था किसका? मैथ क्वांटिटी मेजर का हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन हमने देख ली है, राइट, तो ये होती है हमारे पास डेफिनेशन। और यहाँ पे देखो जो n होता है ये वाला, ठीक है, वो मेरा क्या होता है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये होता है n होता है मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे ही, राइट। और जो m होता है वो मेरा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू n। लेस देन इक्वल टू n क्यों बोल रहा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि जो फेवरेबल केसेस है वो इक्वल भी हो सकते हैं n से, या फिर उससे लेस देन ही होंगे हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या आती है मेरे पास? अभी के लिए यही है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं रिमार्क्स क्या क्या है, राइट। तो फर्स्ट रिमार्क तो इसमें यही है कि n मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे m इज लेस देन इक्वल टू n होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिमार्क क्या होता है इसमें। ओके, तो गाइस अब देखते हैं इसका रिमार्क क्या है। तो फर्स्ट वाला था हमारा वहां पे, सिंस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वहां पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? इसको हम स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? m/n।
ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस m एंड n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टोटल मतलब एग्जॉस्टिव केसेस, राइट। तो यहाँ पे सिंस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो ये m है ये मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और n जो होगा वो मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। जो ये वाला जो n है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और जो m होगा वो क्या होता है यहाँ पे, m इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही होता है, ठीक है। बट जो m है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि n यहाँ पे मेरे पास टोटल केसेस है और जो m है वो उसी का सब पार्ट है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी फिर क्या होती है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ e मतलब p ऑफ e वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू होती है 1 की, ठीक है। मतलब कि जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी हो सकती है मेरे पास 1, और जो मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 0। तो इसलिए हमने यहाँ से एक रिलेशन फाइंड करा जो कि क्या है 0 से लेके 1 तक, मतलब p ऑफ e की जो रेंज है वो क्या कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मतलब जो और यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो इम्पॉसिबल जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल वालों के लिए 0 होती है, और सर्टेन इवेंट के लिए होती है मेरे पास 1, और जिसमें मुझे डाउट हो वो एग्जिस्ट करती है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0, ठीक है। और अगर मैं सर्टेन इवेंट की बात करती हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और जो अनसर्टेनिटी जहां पे बात हो जाती है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से लेके 1 के बीच में। ओके, तो ये होता है मेरे पास मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कैसे कैसे मैं इसकी रेंज डिफाइन कर रही हूँ। ओके, तो जो नेक्स्ट रिमार्क है वो क्या है मेरा, द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। अब जैसे देखो मैंने एक हैपनिंग वाला निकाल लिया है, तो अगर नॉन हैपनिंग वाला इवेंट अगर मैं निकालूंगी, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी, ठीक है, ई का। और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, ई सी या फिर ई बार से, मतलब ई के ऊपर हल्का सा सी लगा दिया और ई के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक और बता देती हूँ, यहाँ पे ई के ऊपर ऐसे हम डैश लगा के भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ई का इसमें उल्टा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, ठीक है। अब मैंने मान लिया जो क्यू है वो क्या है, नॉन हैपनिंग वाला है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे डिफाइन होगी, पी ऑफ ई बार, ठीक है। और इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब नॉन अकरिंग वाली नॉन हैपनिंग वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसमें n माइनस m, मतलब m तो क्या है फेवरेबल, अब यहाँ पे फेवरेबल तो है नहीं, तो m को माइनस करें तो फेवरेबल हट जाएंगे, तो क्या बचेंगे फिर यहाँ पे n माइनस m डिवाइडेड बाय n सॉरी, अब इसको थोड़ा सोल्व करते तो क्या हो जाएगा n बाय n माइनस m बाय n, तो इसको सोल्व करेंगे तो n से n कैंसिल, तो 1 माइनस m बाय n। ओके, तो जो ये है m बाय n, ये हमें पता है क्या होता है 1 माइनस p ऑफ e। ओके, m बाय n क्या होता है मेरे पास p ऑफ e, राइट। और ये क्या हो गया मेरे पास q इज इक्वल टू, मतलब यहां से क्या रिलेशन निकल के आया मेरे पास, p ऑफ e बार इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ e, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास p ऑफ e बार प्लस में p ऑफ e इज इक्वल टू 1। अगर मैं p ऑफ e को इधर ले आती हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अब, हाँ मतलब सिंपलीफाई हो गया यहीं पे ये कि अब यहाँ पे देखो क्या रिलेशन निकल के आया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब अकरिंग की भी यहाँ पे आ गई, मतलब m बाय n की भी और m बाय n का उल्टा भी, ठीक है, p ऑफ e बार, तो क्या है मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1, इनका सम करने में, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है मेरे पास 1। ओके, मतलब अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सपोज यहाँ पे 0.5, और अगर मेरे को दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाले तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस 0.5 कर दूं, तो वो भी क्या आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रिमार्क गिवन था बुक में। ओके, तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट रिमार्क भी आई थिंक गिवन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं एक बार। तो गाइस ये था मेरे पास रिमार्क। अब हम देख लेते हैं एक बार लिमिटेशंस क्या क्या होती है इसकी, मतलब जो मेरे पास नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी आई है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, वो क्यों आई है इसके बाद, ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी हमने वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाली स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो वो एक बार देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। लिमिटेशन का मतलब होता है बेसिकली कि इसमें कमी क्या क्या रही होंगी, राइट, इसको कैलकुलेट करते हुए। ओके, तो एक बार वो रीड कर लेते हैं एक बार। तो जो फर्स्ट जो वाली जो लिमिटेशन है वो क्या है हमारे पास, इफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, मतलब फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, अगर हमारे पास जो वो
एक्सपेरिमेंट है वो अगर हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं हुए तो हमें मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी फिर हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्लियरली लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट होगी वो मेरे पास कैसे होना चाहिए, इक्वली लाइकली। ओके, तो फर्स्ट है अगर मेरे पास आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते हैं तो आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक मान लो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक ट्रेन से जंप कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो सर्वाइवल रेट है वो कितने होंगे वहां पे, क्योंकि अगर वो जंप कर रहा है ट्रेन के आगे, ठीक है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो उसके आगे जो मैक्सिमम जो चांसेस होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, मरने के ही होंगे वहां पे। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि 50-50 चांसेस होंगे कि जी भी सकते हैं मर भी सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा चांसेस होंगे किसके होंगे वहां पे, मरने के चांसेस। ठीक है, तो वहां पे हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेन वाला, ठीक है, जंपिंग वाला। जो सेकंड एग्जांपल है, अब यहाँ पे जैसे सपोज फैन चल रहा है, ठीक है, तो फैन के जो रेट है गिरने के वो कितने होंगे वहां पे, मतलब बहुत माइनर में 0.11% हम मान सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं है कि 50-50% है कि गिरेगा भी और नहीं भी गिरेगा, ठीक है, ये डेली का तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब बहुत माइनर में चांसेस है कि गिर सकता है, तो वहां पे इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है। ठीक है, तो एक केस में हम ये वाला ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इसकी लिमिटेशन। ओके, अब नेक्स्ट वाला लिमिटेशन एक बार देख लेते हैं, वो है हमारे पास इफ द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट, और हम बोल सकते हैं अननोन। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती थी m/n, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये n है ये अगर मेरे पास हुए क्या, अननोन, और दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अननोन या फिर इनफाइनाइट हुआ तो भी मेरा ये वाला जो मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी वो वाली हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अननोन में तो मेरे पास क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो मेरे को पता होना चाहिए, तो वो नहीं पता हो तो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकती। और अगर ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि m बाई इनफाइनाइट, और किसी भी चीज के इनफाइनाइट में होती है कोई चीज तो वो क्या हो जाती है, जीरो वहां पे। ठीक है, इनफाइनाइट का वैसे तो हमारा डिफाइन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो n जो है वो मतलब एक फाइनाइट टर्म होनी चाहिए हमारे पास, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ओके, तो ये होती है हमारी लिमिटेशंस इसकी प्रोबेबिलिटी की। ओके, आज का लेक्चर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।